गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको जो कम्युनिटी टैब होता है, जब आप हमारे यूट्यूब चैनल को ओपन करते हैं तो उसमें कम्युनिटी टैब करके एक ऑप्शन आता है। और कम्युनिटी टैब में आजकल जब तक आपका नोट सेट एग्जाम होगा तब तक आपके क्वेश्चंस डाले जाएंगे। उन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर जो है उसे आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ए नर्स इज केयरिंग फॉर द प्रीमी ग्रेविडा ड्यूरिंग ए लेबर। एक नर्स है जो केयर कर रही है ऐसी महिला की जो कि पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, प्रीमी ग्रेविडा है, लेबर के दौरान उसकी क्या कर रही है, केयर कर रही है। एट 7 सेंटीमीटर डायलेशन ए प्रेस्क्राइब पेन मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड। उसका जो डायलेशन हुआ है सर्विक्स का, और हमें पता है कि सर्विक्स का जो डायलेशन है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो मैक्सिमम जो डायलेशन है वो 10 सेंटीमीटर के आसपास हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है। तो प्रिस्क्राइब जो पेन मेडिकेशन है वो एडमिनिस्टर की गई। विच मेडिकेशन रिक्वायर मॉनिटरिंग ऑफ द न्यूबॉर्न फॉर द साइड इफेक्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो कि आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे के अंदर क्या ना हो जाए, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना हो जाए। ठीक है, अब बात समझें, इनमें से कौन सी मेडिसिन है। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है इतना ज़्यादा टफ आपसे फार्मा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया ऐसे कि इसका मैक्सिमम डायलेशन कितना हो सकता है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर मैं बातें करके चलूँ तो यहाँ पर जो बढ़िया आंसर होगा वो आपका होगा ब्यूटोरफेनोल। ब्यूटोरफेनोल या स्टेडोल के नाम से जाना जाता है। ये मेडिसिन है जो कि बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकती है। ठीक है, दूसरी जो मेडिसिन हैं ये वाली हाइड्रोक्सीजिन है, प्रोमिथाजिन है, डाइफेनहाइड्रामाइन है, इनके एक्चुअल में जो इफेक्ट होते हैं वो सेडेटिव टाइप के इफेक्ट होते हैं। ठीक है, सेडेशन की तरह यूज करती हैं। तो ये जो है आपके स्लीप को बढ़ाने के लिए या फिर जो घबराहट हो रही है उसे कम करने के लिए दिया जाता है। जबकि जो ये वाली मेडिसिन है ब्यूटोरफिनोल की बात करके चलें तो ये आपके पेन के लिए जो है बच्चे को माँ को दी जा रही है। दूसरी चीज़ ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बच्चे के अंदर कर सकती है। ब्यूटोरफेनोल की अगर बात करें तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकती है। ठीक है, दूसरी चीज, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, अगला क्वेश्चन आपका 122 होगा। एक क्लाइंट इन एक्टिव लेबर है, एक पेशेंट है जो कि एक्टिव लेबर के अंदर है, बिकम वेरी अनकंफर्टेबल, वो एक असहज जो है वो महसूस कर रहा है। एंड आस्क ए नर्स फॉर पेन मेडिकेशन, और वो जो नर्स है उसे पेन मेडिकेशन के लिए बोल रहा है। नालविफिन इज प्रिस्क्राइब, हाउ डज दिस मेडिकेशन रिलीव पेन। जो नालविफिन मेडिसिन है वो उसे प्रिस्क्राइब की गई है, तो ये किस तरीके से वर्क करेगी। तो नालविफिन जो मेडिसिन है भैया ये कैसी है, एक ओपोइड एनाल्जेसिक मेडिसिन है। और ओपोइड एनाल्जेसिक मेडिसिन जो है क्या करेगी, आपका जो पेन को कंट्रोल करने के काम करेगी। तो आप समझ गए होंगे, जो आपके ओपोइड रिसेप्टर होंगे वहां से जुड़ेगी और जो उसके तरीके से करेगी। दूसरी चीज ये क्या कर सकती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकती है। तो प्रोड्यूस एमनेसिया, एमनेसिया मतलब कि उसके मेमोरी को जो है लॉस वगैरह या मेमोरी के अंदर डिस्टर्बेंस करेगी, नहीं ये ओपोइड करेगी साहब। एक्ट एज ए प्रीलिमिनरी एनेस्थेटिक, प्रीलिमिनरी एनेस्थेटिक की तरह काम करेगी। ये एनेस्थेटिक नहीं है, एनाल्जेसिक मेडिसिन है भाई। इंड्यूस स्लीप अंटिल द टाइम ऑफ द बर्थ की, उसे पेशेंट को सुला देगी। ये कोई स्लीप वगैरह वाली सेडेटिव वगैरह कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है और वो भी ओपोइड है। तो ओपोइड रिसेप्टर के साथ में जुड़ेगी और पेन को जो है रिड्यूस कर देगी। तो आप वैसे ही क्वेश्चन को सही कर सकते थे, क्योंकि इसमें जो पेन के लिए मेडिसिन दी गई, तो पेन के लिए तो देखो ना एमनेसिया पेन से रिलेटेड नहीं है, जो एनेस्थेसिया वो भी, यहाँ पर एनेस्थेसिया थोड़ी देना है हमें माँ को, होश आवास में होनी चाहिए माँ, और सिर सोने के लिए भी नहीं देते। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, आंसर नंबर जो है 4 इसका बढ़िया आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 123 की बातें करें। एट प्रीनेटल विजिट, प्रीनेटल विजिट का मतलब है जो महिला है वो अपने जो है अभी प्रीनेटल पोस्टनेटल, तो प्रीनेटल चेकअप के लिए आई है। क्लाइंट हु इज 36 वीक गेस्टेशन, और उसका जो गेस्टेशन है वो कितना चल रहा है भाई, 36 वीक का गेस्टेशन चल रहा है। स्टेट दैट सी इज हैविंग अनकंफर्टेबल इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसे इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। तो ये कौन से कॉन्ट्रैक्शन है, पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो है आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही देखने को मिल सकते हैं, जो कि कॉमन होते हैं। और ये हमें जो है जो लेबर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस मदर को, जो क्या है प्रेगनेंसी के अंदर है, तो ये कॉमन है। अगर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो वो तो आपके ट्रू लेबर पेन वगैरह और वो ट्रू कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन का आना ही क्या है, ब्रैक्सन हिस्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अब इसमें बोल रहे हैं तो ये कैसे जो है सबसाइड हो। अगर ब्रैक्सन हिस्ट कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो उसे थोड़ा एम्बुलेट करना चाहिए, उसे थोड़ा चलना फिरना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। लाई डाउन अंटिल दे स्टॉप, लाई डाउन नहीं होना है भैया।
अगर पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में आएगा तो उल्टा ये जो ब्रेक्सन हिस्ट कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाते हैं। तो आपको एक स्थिर अवस्था में नहीं रहना है, आपको चलने फिरना है। वॉक अराउंड अंटिल दे सबसाइड, हाँ थोड़ा सा आपको चलना फिरना है जिससे ये कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे। अगर आप एक जगह स्थिर हो चुके हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है और बढ़ जाएंगे। इसलिए टाइम द कॉन्ट्रैक्शन फॉर द 30 मिनट, ये 30 मिनट्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्शन को आने देने चाहिए। तो ये 30 मिनट से इनका मिनट से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये ट्रू कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये लेबर को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, ये ओनली हमारे लेबर के लिए प्रिपरेशन का काम करते हैं। ये कभी भी नेटल प्री नेटल के अंदर पीरियड के अंदर आ सकते हैं। टेक 2 एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एस्पिरिन इफ द डिस्कम्फर्ट परसिस्ट, कि आपको जो है एस्पिरिन ले लेनी चाहिए। भैया आपको एस्पिरिन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि एस्पिरिन आपको पता है ब्लीडिंग के चांसेस को बढ़ा देती है, और बच्चे के अंदर भी क्या कर सकती है, हिमोलाइज कर सकती है, बच्चे के अंदर भी जो है ब्लीडिंग को प्रमोट कर सकती है। तो आपको एस्पिरिन तो बिल्कुल नहीं देना है, इनका संबंध जो है मिनट से कोई संबंध नहीं है, और लाई डाउन नहीं होना है, नहीं तो ये जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है बढ़ जाएंगे। तो आपको वॉक अराउंड करना चाहिए अंटिल दे सबसाइड, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेना है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और अगला क्वेश्चन आता है आपका 124। हाउ डज द नर्स आइडेंटिफाई ट्रू लेबर एज ए अपोज टू द फॉल्स लेबर, आपको कैसे पता लगेगा ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। देखो भाई, अगर ट्रू लेबर होगा तो सर्वाइकल डायलेशन इज प्रोग्रेसिव, सर्वाइकल जो डायलेशन है वो प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब डायलेशन बढ़ता जाता है, पहले 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। और नॉर्मली जो फॉल्स लेबर होता है उनमें पेन हो रहा होता है, सर्वाइकल डायलेशन नहीं हो रहा होता है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और जब ट्रू लेबर पेन होगा तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज होते जाते हैं, एक्टिविटी बढ़ी जा रही है, उनके कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्शन ट्रू लेबर पेन है वो कोई सी भी आपकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर पोजीशन में ट्रू लेबर पेन होगा। तो सर्वाइकल डायलेशन इज प्रोग्रेसिव, बिल्कुल होगा साहब। कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप व्हेन द क्लाइंट वॉक अराउंड, ये तो ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन अभी तो पढ़े थे, ये ब्रेक्सन हिक्स जो कॉन्ट्रैक्शन है उनको इंडिकेट करेगा। ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब आप चलने फिरने लगते हो, वॉक करते हो, तो वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दूसरे आपके फॉल्स लेबर पेन जो होता है वो भी आपके चलने फिरने से कम हो सकता है। तो ये आपके ट्रू लेबर पेन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये फॉल्स लेबर पेन होगा। अगर आप चलेंगे फिरेंगे तो ट्रू लेबर पेन तो और बढ़ेगा, उल्टा ट्रू लेबर पेन बढ़ जाएगा साहब। क्लाइंट कॉन्ट्रैक्शन प्रोग्रेस ओनली साइडलाइन पोजीशन, नहीं, कॉन्ट्रैक्शन आप किसी भी पोजीशन में रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साइडलाइन में हैं कौन सी पोजीशन में आपको कॉन्ट्रैक्शन होंगे, क्योंकि वो तो लेबर पेन हो रहा है। और ट्रू लेबर पेन में आपको कॉन्ट्रैक्शन होना स्वाभाविक है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे साहब। और चौथा ऑप्शन जो आता है आपका वो आता है कॉन्ट्रैक्शन अकर इमीडिएटली आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर, कि जब मेम्ब्रेन रप्चर होगी उसके तुरंत पहले आएंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जो है मे नॉट बिगिन अंटिल 24 to 48 आवर लेटर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो आपका आंसर जो है फर्स्ट नंबर होगा। प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन अगर हो रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो ट्रू लेबर पेन है वो सही है, फॉल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 125। वाई शुड ए नर्स टीच प्रेग्नेंट वुमेन विद द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग स्पोर्ट ऑफ एनर्जी बिफोर लेबर। उसे प्रेग्नेंट जो लेडी है, लेबर होने वाला है जिस लेडी का, उसे हम बताते हैं कि उसे स्पोर्ट एनर्जी के साथ में रहना है। क्यों रहना है भाई, स्पोर्ट एनर्जी के साथ में क्यों रहना है? अगर देखो हमें क्या होगा, बच्चा जब नॉर्मल डिलीवरी होगी तो क्या होगा, बच्चे के लिए हमें पता है कि माँ को जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है इजीली पुश आउट कर दिया जाए, बच्चा जो है पेल्विस से इजीली बाहर आ पाए। तो उसे जोर लगाने के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर माँ पहले से ही एनर्जी नहीं है, उसके पास में थकी हुई है, तो क्या वो जोर लगा पाएगी? क्या वो जो लेबर की स्टेज है उसमें क्या है, अगर मैं बात करूं तो क्या अच्छे से इफेक्ट कर पाएगी? नहीं। एनर्जी हेल्प टू इंक्रीज द प्रोजेस्टेरोन लेवल। प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है ऐसा नहीं है, अगर मैं बात करूं तो वैसे भी प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है जब लेबर होता है। फटीग में इन्फ्लुएंस द नीड फॉर पेन मेडिकेशन, जो हाँ बिल्कुल पेन की जो आवश्यकता है उसे क्या करेगी, ये इन्फ्लुएंस करेगी, बिल्कुल करेगी साहब। पेन की मात्रा को जो पेन मेडिकेशन की मात्रा है उसे इन्फ्लुएंस करेगी, बिल्कुल करेगी। फटीग रहेगा, आप ज्यादा थकान महसूस करोगे, ज्यादा पेन दिक्कत हो रही है। एनर्जी नीडेड टू पुश ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर पुश नहीं करते भाई, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो होती है उसके अंदर पुशिंग की जाती है। तो कुछ बच्चे जो है यहाँ पर गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सर फर्स्ट पुशिंग का बोले हैं सर, और सर बोले हैं तो करना है भाई, तो सर नहीं बोले हैं, सर फर्स्ट स्टेज में पुशिंग नहीं करते हैं भाई, सेकंड स्टेज में डिलीवरी होती है। सेकंड स्टेज में जो बच्चा बाहर आता है, फर्स्ट स्टेज में तो ओनली सर्वाइकल डायलेट हो रहा होता है, जो पुशिंग करवाई जाती है मां से वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में करवाई जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला जो ऑप्शन आता है वो फटीग विल इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी।
तो भैया जब आप थके हुए हैं, आपके पास एनर्जी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्शन इतनी इंटेंसिटी के साथ में नहीं आ पाएंगे, बच्चा जो है अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाएगा, अच्छे कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होंगे तो डिलीवर कैसे होगा। तो फटीक से उल्टे डिक्रीज होते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अब भैया आप खुद सोचो, जब आप भूखे हैं तो क्या आप काम अच्छे से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जब आपने अच्छे से खाना खाया हुआ है तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से जो है किसी भी कार्य को परफॉर्म कर सकते हो। तो बढ़िया, यहाँ पर जो आंसर हो सकता है वो आपका हो सकता है सेकंड नंबर आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो ऑप्शन आता है आपका, वो अगला क्वेश्चन आता है आपका 126। देखो भाई, अगर आपने किसी ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपके एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। जब कोई आपका बंदा कोई सब्सक्राइब करता है तो हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए और बढ़िया मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कराएं। और दूसरी चीज़, आप प्ले स्टोर पर जाके समर्पण नर्सिंग एकेडमी के नाम से हमारा ऐप है, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट्सों का PDF नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आप हमारा जो है ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप, जिसका नंबर है 97 70 96 86 99 9770968699। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या ग्रुप पे जो आपका प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे जाके ऐप पे भी आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं रेगुलर क्लासेस के लिए, फुल कोर्स के लिए। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द बर्थिंग स्वीट इन अर्ली एक्टिव लेबर। बर्थिंग स्वीट में है, अर्ली एक्टिव लेबर हो रहा है, एक्टिव लेबर की स्टेज है, वहां पर है। विच नर्सिंग एक्शन टेक प्रायोरिटी ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। जब हम एडमिशन करेंगे उस महिला का तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? ऑस्कल्टिंग फीटल हार्ट रेट, ऑब्टेन एन ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, डिटरमाइन व्हेन द लास्ट मील वाज ईटन, या असर्टिंग वेदर द मेम्ब्रेन हैज रप्चर्ड। तो भैया देखो, इनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रायोरिटी देनी है तो फीटल हार्ट रेट को देंगे, क्योंकि फीटल वेल बीइंग जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है कि बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, बस बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चा कोई डिप्रेशन में तो नहीं है, बच्चा कहीं डिस्ट्रेस में तो नहीं है। अगर बच्चा डिस्ट्रेस में हुआ तो हमें जल्दी से क्या करवाना पड़ेगा, जो है हमें लेबर करवाना पड़ेगा, सिजेरियन भी करवाना पड़ सकता है। तो जब कोई एक्टिव लेबर फेज में है तो सबसे पहले हमें यही देखना है। उसके बाद में हमें और चीज़ें देखनी है, जैसे कि हमें देखना है कि भैया उसने जो है मेम्ब्रेन वगैरह रप्चर है और मील बाज ईटन वगैरह ये हैं, तो ये हमें देखना होता है। एनेस्थेसिया का अगर जरूरत है, सिजेरियन वगैरह करना है, एनेस्थेसिया महिला को देना है, तो उस टाइम हमें ये भी हमें लेना पड़ सकता है। तो ये बढ़िया हो सकते हैं, बट पहले हमें फीटल के बारे में, फीटल अगर डिस्ट्रेस में आया तो हमें थोड़ा जल्दी करनी है, जल्दी से हमें ट्रीट करना है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी देंगे हम आंसर नंबर ए को देंगे, बेहतर आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। ए प्रीमी ग्रेविडा इज एडमिटेड टू द बर्थिंग यूनिट इन द अर्ली लेबर। एक प्रीमी ग्रेविडा है जो कि बर्थिंग यूनिट में अर्ली लेबर की स्टेज में जो है एडमिट हो गई है। ए पेल्विक एग्जामिनेशन उसका किया हमने, और सर्विक्स जो है 100% एपेस्ट है और 3 सेंटीमीटर डायलेट है। एफेस्ट हो चुका है, वो डायलेशन अभी 3 सेंटीमीटर के आसपास डायलेशन हुआ है, ठीक है ना। द फीटल हेड इज एट +1 स्टेशन। फीटल जो हेड है उसका जो है +1 स्टेशन पे है। वो इन वॉट एरिया ऑफ द क्लाइंट पेल्विस इज फीटल ऑक्सीपिट। उसका बच्चे का जो फीटल ऑक्सीपिट होगा वो कहाँ होगा? नॉट येट इंगेज, कि इंगेज हुआ है या नहीं हुआ है, बिलो द स्कियल स्पाइन, या एंटरिंग द पेल्विक इनलेट, या विजिबल एट द वेजाइनल ओपनिंग। +1 का मतलब देखो वेजाइनल ओपनिंग पे तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो समझ में आ गया। दूसरा पहला भी आ गया होगा कि एंगेजमेंट, यहां तो एंगेजमेंट हो गया, जब तो इसकी बातें कर रही है भैया, तो ये तो +1 +2 तो मतलब एंगेज तो हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब बिलो द स्कियल स्पाइन है, या एंटरिंग द पेल्विक इनलेट, या पेल्विक इनलेट में जो है वो एंट्री कर रहा है। तो आप बात समझें, जो स्कियल स्पाइन पे जब बच्चा होता है तो जीरो लिखते हैं जब 0 स्टेशन पे होता है, और फिर उसके बाद में 1 की बात करके चल रहे हैं, फिर 2 की बात करके चल रहे हैं, फिर 3 की बात करके चल रहे हैं, और 4 की बात करके चल रहे हैं। जब +3 और +4 आ जाता है तो वेजाइनल जो ओपनिंग होती है वहां पर देखने लग जाता है बच्चा। तो बिलो द स्कियल स्पाइन, स्पाइन जो स्कियल स्पाइन है उसके नीचे बच्चा आ गया है, ये इंडिकेट कर रहा है +1, ठीक है। स्कियल स्पाइन से बिलो है, 1 सेंटीमीटर जब बिलो होता है तो उसे हम क्या करते हैं, +1 इंडिकेट करता है। तो बढ़िया आंसर यहां पर क्या हो सकता है भाई, 127 में नंबर 2। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 128। आफ्टर परफॉर्मिंग लियोपोल्ड मैन्यूवर ऑन लेबरिंग क्लाइंट। हमने लियोपोल्ड मैन्यूवर है जो हम एग्जामिन कर रहे हैं माँ को, वो किया। ए नर्स डिटरमाइन द फीटस इन द राइट ऑक्सीपिटर पोजीशन। राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन के अंदर जो है बच्चा है, ठीक है।
वेयर शुड द डॉपलर टू बी प्लेस्ड टू द ऑस्कल्ट द फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट को सुनने के लिए हमें डॉपलर कहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा? अब अबव द अम्बिलिकस इन मिड लाइन, अबव द अम्बिलिकस ऑन द लेफ्ट साइड, बिलो द अम्बिलिकस ऑन राइट साइड, बिलो द अम्बिलिकस नियर द लेफ्ट ग्रोइन। हमें कहाँ पर जो है माँ के ये अप्लाई करना पड़ेगा? जब राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन के अंदर बच्चा है, ठीक है, तो हमें कहाँ पर जो है आपका प्लेस करना पड़ेगा? तो हमें राइट साइड में ही प्लेस करना पड़ेगा और वो भी अम्बिलिकस के नीचे प्लेस करना पड़ेगा। तो ये बढ़िया आंसर इसका हो सकता है। बाकी इसकी पूरी जो थ्योरी है वो हम ओबीजी में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बट बढ़िया आंसर इसका बिलो द अम्बिलिकस ऑन द राइट साइड होगा। आप ऐसे याद रखेंगे कि राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है साहब, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर मतलब बैक आ रहा है, ठीक है, राइट है तो राइट आंसर करेंगे। तो राइट साइड में आपको देखो कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ये लेफ्ट दिया हुआ है, ये मिड लाइन दिया हुआ है, ये ग्रोइन दिया हुआ है, तो आप सीधा आंसर कर सकते हैं। राइट से राइट मिलाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं या इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े और क्वेश्चन नंबर 129 की बातें करें। ए क्लाइंट इन एक्टिव फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर बिगिन टू ट्रेम्बल बिकम वेरी टेंस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ा तनाव युक्त हो जाती है वो महिला कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। इज क्वाइट इरिटेबल, शी फ्रिक्वेंटली स्टेट आई कैन नॉट स्टैंड दिस माइन्यूट लॉन्गर, कि मैं अब बिल्कुल एक पल भी इसे झेल नहीं सकती, इसे एक पल भी सहन नहीं कर सकती, बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। शी फ्रिक्वेंटली स्टेट व्हाट डज दिस बिहेवियर इंडिकेट टू द नर्स केयरिंग फॉर हर। जो नर्स इसके लिए केयर कर रही है वो इस बिहेवियर को किस तरीके से समझे, कि क्या बिहेवियर है, कैसे समझे साहब? कि देयर वाज नो प्रिपरेशन फॉर लेबर, कि वहां पर कोई है प्रिपेरेशन नहीं है। देखो भाई, इस फेज में जब दर्द इतना होता है, भले ही वो कितनी भी प्रिपेयर हो, ठीक है ना, बट फिर भी उसे इस तरीके का बिहेवियर, उसे दर्द होना, ये चलता रहता है। सी शुड रिसीव एन एनाल्जेसिक पेन, की एनाल्जेसिक की जरूरत है। देखो भाई, अगर आपने एनाल्जेसिक वगैरह मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि नहीं दे, क्यों नहीं देते हैं? हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हम एनाल्जेसिक, ओपियोइड एनाल्जेसिक वगैरह देते हैं तो उससे बच्चे को भी डिप्रेशन होता है, बच्चे को भी दिक्कत होती है, बच्चे को भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। तो ये भी हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सी इज एंटरिंग द ट्रांसिशन फेज ऑफ लेबर, जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने लगते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्शन लंबे समय तक चलते हैं, एकदम एरेटिक होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि ट्रांजिशन फेज में मदर आ रही है। हाँ बिल्कुल, अलग अलग फेज होती हैं आपकी, तो ट्रांजिशन फेज के अंदर एंट्री को ये इंडिकेट करता है। हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर डेवलपिंग, कि हाइपरटोनिक हो रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का मतलब नहीं है। यहाँ पर उसने बताया है आपको कि जो आपके कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो कैसे हो गए हैं, टेंस हो गए हैं, क्वाइट इरिटेबल हो रहे हैं। क्वाइट कैसे हो रहे हैं? इरिटेबल हो रहे हैं। तो ये बात आप समझेंगे कि क्वाइट इरिटेबल हो रहे हैं, लॉन्गर चल रहे हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं, उसकी ट्रांजिशन फेज को इंडिकेट करते हैं भैया। मेडिसिन को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे बोल रही है, तो मतलब मेडिसिन को नहीं, उसे ट्रांजिशन फेज को इंडिकेट करती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ट्रांजिशन जो फेज है उसी में होती है, तो ये समझें आप। अगला क्वेश्चन जो आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 130 आ जाता है। ए नर्स असेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाइंट कॉन्ट्रैक्शन बाई टाइमिंग देम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ए नर्स है, असेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाइंट कॉन्ट्रैक्शन, जो नर्स है वो असेस कर रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाइंट कॉन्ट्रैक्शंस की बाय टाइमिंग देम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। कहाँ तक करेगी? जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो वो कहाँ तक उसको जो है काउंट करेगी। जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, देखो यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्शन चला, यहाँ खत्म हुआ, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, ये ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन चलेंगे। तो कहाँ से, यहाँ इससे स्टार्ट गिनना किया तो कहाँ तक गिनेगी? अंटिल द यूट्रस स्टार्ट टू रिलैक्स, कि जब तक यूट्रस जो है स्टार्ट नहीं हो जाए, रिलैक्स नहीं होना या रिलैक्स हो जाए, तब तक उसे काउंट करें। टू एंड ऑफ द सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन, कि सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन के एंड तक उसे गिने। देखो बहुत सीधा क्वेश्चन है, फिर भी गलत कर देते हैं। अंटिल द यूट्रस कंप्लीटली रिलैक्स, कि जब तक यूट्रस कंप्लीटली रिलैक्स नहीं हो जाए तब तक करें। या टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, या तो मैं बोलूं कि इसकी एंडिंग या दूसरे कॉन्ट्रैक्शन की बिगिनिंग, वहीं तक तो हम इसे मीजर करते हैं भाई। समझना क्या कहा है उसने कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्शन को कहां से कहां तक मीजर किया जाता है, स्टार्टिंग से मीजर करते हैं और कहां तक मीजर करते हैं। तो यहां से मीजर करते हैं और इसकी एंडिंग पे खत्म करते हैं। पहले ही कॉन्ट्रैक्शन की एंडिंग पे खत्म करेंगे, या फिर ऐसे बोल सकता हूं कि दूसरा कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट होगा उसकी बिगिनिंग पर तक हम जो है इसे काउंट करेंगे। तो बिल्कुल सही होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है। तो हमारे बिगिनिंग तक इसे क्या करते हैं,
शुरू करेंगे, क्योंकि और ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहे हैं। तो बढ़िया आंसर नंबर 4 हो सकता है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आता है आपका 131। द नर्स ऑब्जर्व ए लेबरिंग क्लाइंट एमनियोटिक फ्लूइड। एक नर्स है जो कि ऑब्जर्व करती है एक पेशेंट है उसके एमनियोटिक फ्लूइड को, एंड डिसाइड दैट इट इज एक्सपेक्टेड कलर। व्हाट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड सपोर्ट दिस कंक्लूजन। अगर नॉर्मल कलर पूछा है आपसे कि बताओ नॉर्मल कलर कैसा होता है, जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है माँ का, उसका कलर कैसा होता है। स्ट्रोक देखो भाई, क्लियर डार्क एम्बर कलर कंटेन श्रेड ऑफ म्यूकस, ठीक है, या फिर स्ट्रो कलर्ड क्लियर एंड कंटेन लिटिल व्हाइट स्पेक्स, या मिल्की ग्रेनिश येलो कलर, या मिल्की ग्रेनिश क्लियर कंटेन लिटिल व्हाइट स्पेक्स, या मिल्की ग्रीनिश येलो और कंटेन श्रेड ऑफ म्यूकस, या ग्रीनिश येलो क्लाउडी। तो इसके अंदर भाई साहब कैसा होता है, तो आप समझ गए होंगे डार्क एम्बर कलर है। अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये बिलिरुबिन की जो प्रेजेंस है उसे बताता है। इसे हम ओमिनस साइन के नाम से भी जानते हैं। तो स्ट्रो कलर होता है, हमें पता है पेल स्ट्रो कलर इसका नॉर्मल कलर होता है, जो हमने पढ़ा होगा। बिल्कुल क्लियर जो कलर है वो नहीं होता है टर्म के आसपास। स्टार्टिंग में जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है या अर्ली प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो क्लियर कलर हो सकता है या कलरलेस जिसे बोल सकते हैं। बट जब हम टर्म की तरफ बढ़ते हैं, नियर टर्म की तरफ आते हैं, तो नियर टर्म की तरफ क्या होता है भाई, इसका जो कलर है वो एक्स्ट्रा पेल कलर्ड हो जाता है, क्लियर होता है, एक्स्ट्रा कलर हो जाता है। वाइट स्पेक वगैरह क्योंकि लेनिंग हेयर वगैरह है आपकी जो है बर्निक्स कैसियोसा है वो थोड़ा बहुत इसमें मिक्स हो जाती है, और एक्सपोलेटिएट जो आपकी एपिडर्मिस वगैरह होती है वो इसमें मिक्स हो जाती है। इसकी वजह से इसका थोड़ा सा कलर जो है स्ट्रोपेल कलर्ड हो जाता है, ठीक है। पहला वाला जो है ओमिनस साइन हो गया। तीसरे वाले की अगर बात करें ग्रीनिश येलो की बातें करके चल रहे हैं, हमें पता है ग्रीनिश येलो कलर कहां देखने को मिलता है। ग्रीनिश येलो कलर जो है हमें कहां देखने को मिलता है, ग्रीन कलर है ये कहां कहीं कहीं दिक्कत है साहब, ये तो हमें पता लग गया होगा। ग्रीनिश येलो क्लाउडी कंटेन, इसमें भी हमें दिक्कत लग रही है, क्लाउडी आ रहा है, ये भी हमें कहीं कहीं दिक्कत को इंडिकेट कर रहा है। तो बढ़िया कलर यही होगा। और वैसे तो मैं पढ़ा ही चुका हूं आपको कलर वगैरह, तो आप बहुत बेहतर तरीके से इसके आंसर कर सकते हो। ए क्लाइंट इन एक्टिव लेबर हैज एन एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर इन प्लेस। एक महिला है जो कि एक्टिव लेबर में है और उसको क्या कर रखा है, एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर जो है वो प्लेस किया हुआ है। यूजिंग द मॉनिटर स्ट्रिप ऑन द नेक्स्ट पेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है साहब, आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है फाइंड आउट करना है। देखो ये आपका जो डायग्राम है वो दिख रहा होगा आपको, और डायग्राम को देखते हुए हमें बताना है कि इसका जो है क्या बढ़िया, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको क्या दिख रहा है वो देखना है, ठीक है। देख लेते हैं, टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन बता रहा है, या फिर मार्क्ड FHR फीटल हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बता रहा है, या फीटल हार्ट रेट बेसलाइन एट 150 बीट पर मिनट बता रहा है, या इसमें कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग 130 सेकंड बता रहा है। देख लो भाई, अब देख रहे होंगे आप फीटल हार्ट रेट अगर बात करके चलें तो फीटल हार्ट रेट देखो, फीटल हार्ट रेट अगर आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फीटल हार्ट रेट को, जब आप देख रहे होंगे तो फीटल हार्ट रेट आपको इजीली दिख रहा होगा 150 के आसपास चल रहा है। तो इसमें आपको सीधा दिख रहा है कि भाई फीटल हार्ट रेट आपको जो है 150 के आसपास यहाँ पर दिख रही है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 133। What is the common problem that confront the client in the labor when an external fetal monitor has been applied to her abdomen? एक महिला जो है जिसको क्या सामना करना पड़ता है, कौन सी दिक्कत से सामना करना पड़ता है जब उसे जो एक्स्ट्रा फीटल मॉनिटर उसके पेट पर जो है चिपका दिया है, तो उसे क्या सामना करना पड़ेगा। देखो, इंट्रूजन ऑन मूवमेंट, कि उसे मूवमेंट में दिक्कत होने लगेगी, या फिर इनेबिलिटी टू टेक सेडेटिव लेने में दिक्कत होगी, या इंटरफेरेंस विद द ब्रीथिंग टेक्निक की ब्रीथिंग टेक्निक में दिक्कत होगी, या इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेजाइनल एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वेजाइनल एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। देखो वेजाइनल फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ेगी भाई, जब आपने फीटल मॉनिटर एब्डोमेन पे लगा रहा था इससे कोई मतलब नहीं है। सेडेटिव लेने में क्या दिक्कत होगी, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इंटरफेरेंस ब्रीथिंग टेक्निक, ब्रीथिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या होगी, मूवमेंट में। जब आपके पेट पे कुछ चिपका रखा है, कोई लीड वगैरह लगा रखी है, तो आप थोड़ा भी मूवमेंट करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, हिल जाएंगे, वो अपने डिस्प्लेस हो जाएंगे अपनी जगह से। जब वो हट जाएंगी तो क्या उसे फीटल मॉनिटरिंग जो है वो अलग से जो है अलार्मिंग साउंड देने लगेगा, वो अच्छे से नहीं आएगी। तो इस वजह से क्या है, दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर मूवमेंट जो है, हम कहते हैं माँ को जब उसके अंदर एब्डोमेन पर क्या लगा दी जाती है, लीड लगा दी जाती है, फीटल मॉनिटर लगा दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है कि वो एकदम लाई स्टिल रहे, मतलब एकदम सीधी लेटी रहे। और मतलब सीधी का मतलब है वो लेटी रहे और वो हिले डुले ना, मूवमेंट ना करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मूवमेंट जो है उसके अफेक्ट हो सकते हैं साहब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन आता है 134। आपका अगला क्वेश्चन है 134, ये देखते हैं।
ए क्लाइंट्स मेम्ब्रेन रप्चर वाइल हर लेबर इज बीइंग ऑगमेंटेड विथ एन ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन इन्फ्यूजन। मतलब कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, जब उसे क्या दिया गया है, ऑक्सीटोसिन, या फिर उसे क्या दे दिया, पिटोसिन। ए नर्स ऑब्जर्व वेरिएबल डिसलेशन इन द फीटल हार्ट रेट ऑन द फीटल मॉनिटरिंग स्ट्रिप, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक नेक्स्ट। देखो भाई, ये डिसलेशन, असिलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो हम एक क्लास लेंगे और उसमें आपको सबको प्रेजेंट होना है, क्योंकि इसको जब तक मैं स्टार्टिंग से नहीं बताऊंगा शायद आपको समझ नहीं आएगा। तो इसकी एक क्लास लेंगे अपन, कैसे वेरिएबल डिसलेशन होता है, डिसलेशन क्या होता है, असिलरेशन क्या होता है। ये तीन टर्म होती है हमारी, असिलरेशन, डिसलेशन और वेरिएबल डिसलेशन। इनको हम डिस्कस करेंगे, तो इसे क्लास में डिस्कस करना पड़ेगा। जिनको समझना है वो एक हमारे ग्रुप बना रहा हूं मैं, उस ग्रुप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर जो दिए हैं मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आप मैसेज करके आप ग्रुप में जुड़ जाइए, तो सारी चीजें वहां डिस्कस होती रहेंगी अपनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 135। अगला क्वेश्चन आपका 135 है। 135 को देखते हैं। एपिड्यूरल, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये तो देखें। 134 का आंसर है भाई चेंज द क्लाइंट पोजीशन। यहाँ पे पेशेंट की जो है पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो बढ़िया आंसर क्या हो सकता है, आंसर नंबर 1 होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 135 आ जाता है। एपिड्यूरल एनेस्थेसिया वाज इनिशिएटेड 30 मिनट एगो फॉर ए क्लाइंट इन लेबर। कि एक महिला है जिसे क्या है 30 मिनट पहले उसे क्या दिया गया है, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया दिया गया है। द नर्स आइडेंटिफाई दैट फीटस इज एक्सपीरियंसिंग लेट डिसलरेशन। तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, लेट डिसलरेशन हो सकते हैं। लिस्ट द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी। हमें क्या क्या करना है, वही लेट डिसलरेशन आ रहे हैं, अर्ली डिसलरेशन आ रहे हैं, तो इनमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप क्लास में ही सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो यहाँ नहीं करेंगे अब, ठीक है भाई। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 136। ए क्लाइंट मेम्ब्रेन स्पॉन्टेनियसली रप्चर ड्यूरिंग एक्टिव लेबर। एक क्लाइंट है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, या मैं ऐसा करूंगा कि कल यूट्यूब पर ही एक सेशन कोशिश करूंगा कि हो जाए, तो नहीं हो पाएगा तो 1-2 दिन में ले लेंगे या कोशिश करेंगे। ए क्लाइंट मेम्ब्रेन स्पॉन्टेनियसली रप्चर ड्यूरिंग एक्टिव लेबर। रप्चर हो गई, ऑटोमेटिक ही रप्चर हो गई। कई बार हमको रप्चर करवानी पड़ती है और कई बार वो ऑटोमेटिक रप्चर हो गया। द नर्स इंस्पेक्ट द पेरिनियम एंड डिटरमाइन दैट द अम्बिलिकल कॉर्ड इज नॉट विजिबल, व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। हमने पेरिनियम को देखा, ठीक है, तो पेरिनियम को देखते ही क्या हुआ कि पेरिनियम को देखा तो हमें अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं दिख रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, फीटल हार्ट रेट देखनी चाहिए, टाइम द कॉन्ट्रैक्शन देखना चाहिए, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर या ऑब्टेन द मैटरनल वाइटल साइन। तो हमें क्या करना है भैया, मैंने पहले भी बताया हमारी जो प्रायोरिटी है वो बच्चा है, और बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हो जाए तो फीटल हार्ट रेट को प्रायोरिटी देंगे, फीटल हार्ट रेट देखेंगे। क्यों देखेंगे फीटल हार्ट रेट, कि कई बार क्या होगा कि जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बच्चे के नीचे आ गई होगी और वो जो दबगी होगी, अगर वो जो है कंप्रेस हो जाती है किसी भी रीजन से, तो आपकी ब्लड सप्लाई जो बच्चे को है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, और ब्लड सप्लाई अगर अच्छे से नहीं मिलेगी तो बच्चे के अंदर जो है डिस्ट्रेस में जा सकता है बच्चा, बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो वो फीटल हार्ट रेट से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, आंसर नंबर फर्स्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 137। द मेम्ब्रेन ऑफ द क्लाइंट हु इज एन 39 वीक गेस्टेशन हैव रप्चर्ड स्पॉन्टेनियसली। एक महिला है जिसको 39 वीक का गेस्टेशन है, उसकी जो रप्चर है, मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो चुकी है, ऑटोमेटिक हो चुकी है। एग्जामिनेशन इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट रिवेल दैट हर सर्विक्स इज 4 सेंटीमीटर डाइलेटेड। उसका जो सर्विक्स का डायलेशन है वो कितना सेंटीमीटर हो चुका है भाई, 4 सेंटीमीटर उसका सर्विक्स का जो डायलेशन है वो हो चुका है। आगे देखें क्या कह रहा है, एंड 75% उसके अंदर 75% क्या हो चुका है, एक मिनट क्वेश्चन गायब हो गया। और 75% उसके अंदर क्या हो चुका है, एफेस्ड हो चुकी है। द फीटल हार्ट रेट इज 136 बीट पर मिनट आ रही है। सी हैड हर पैटर्न आर एडमिटेड टू द वर्थिंग यूनिट, व्हाट शुड द नर्स डू अपॉन देयर अराइवल। इसके अराइवल पे हमें क्या करना है, प्लेस द क्लाइंट इन बेड, हैव द क्लाइंट अनड्रेस, इंट्रोड्यूस द स्टाफ नर्स टू द कपल एंड ट्राई टू मेक देम फील वेलकम, आस्क द कपल टू वेट इन द एग्जामिनिंग रूम। हमें क्या करवाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, समझे बात को, हमें यहां पर क्या करना चाहिए। अभी टाइम लगेगा, पहली बात तो ये समझ में आ रही होगी हमें, ये तो हमें समझ में आ गया होगा कि अभी जो है फर्स्ट स्टेज लेबर है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वो स्टेबल होने चाहिए। हमारी सबसे पहली चीज है, यहां पर कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल है, चल रहा है अभी, ठीक है। तो नॉर्मल है तो भाई आते ही हम एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग लगाने से पहले उसे समझाएंगे, उससे बातें करें। हिस्ट्री टेकिंग हर हिस्ट्री फ्रॉम द हर पार्टनर,
अनड्रेस करें पेशेंट को, अभी अनड्रेस करने की जरूरत नहीं है। अनड्रेस तब करेंगे पेशेंट को जब आप सेकंड स्टेज लेबर की जरूरत है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आ रहा है, अभी से अनड्रेस नहीं करना है उसे। इंट्रोड्यूस द स्टाफ नर्स टू द कपल एंड ट्राई टू मेक देम फील वेलकम।